नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SK लर्निंग फ्रॉम होम में। तो इसके पहले हमने वीडियो बनाया था अकबर के बारे में, जो कि पार्ट 1 था। उसमें कुछ शेष प्रश्न बचे थे, उसी शेष प्रश्नों को हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो उसी शेष प्रश्नों को की बात करेंगे। इससे पहले तो हमने बताया था ना कि अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था और वैलेंटाइन डे अर्थात 14 फरवरी को इसका राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि उस समय उम्र भी इसकी हुआ करती थी 14 वर्ष, जो कि छोटा बालक था, इसलिए इसको इतना नॉलेज नहीं था शासन व्यवस्था के बारे में। तो इसके 2 संरक्षक भी नियुक्त हुए थे। एक अपना सबसे इम्पॉर्टेंट है बैरम खां, जो कि बैरम खां से काफ़ी प्रभावित हुआ था अपना अकबर। जो लगभग जब बैरम खां जितने भी युद्ध में जाया करता था, अकबर को अपने साथ ले जाया करता था। तो इससे जो है अकबर को काफ़ी सीख मिला करती थी। तो आइए देखते हैं, वो तो बातों की बात है। तो प्रमुख अभियान, सबसे पहले तो प्रमुख अभियान अपना मालवा का है। मालवा का प्रमुख अभियान इन्होंने 1561 ईस्वी में किया था। एक तरफ इस तरफ बाज बहादुर था, एक तरफ अकबर का सेनापति आसफ खां, जो कि आसफ खां बड़ा ही बहादुर था। शुरुआत में तो आसफ खां ही ने इसको सफलता दिलाना शुरू किया था। तो ये जो है ये मालवा का अभियान 1561 ईस्वी में मालवा पर इन्होंने चढ़ाई की और बाज बहादुर खां इसमें पराजित हुआ और अपना आसफ खां विजयी रहा। तो यहाँ से चलते हुए अब आते हैं अपने चुनार पर। अब इन्होंने चुनार पर भी कब्जा करना चाहा और 1561 ईस्वी में परिणाम स्वरूप कब्जा कर ही लिया। तो क्या हुआ, एक तरफ आसफ खां और आसफ खां कुछ दिनों तक तो उसको घेरे रहा, चुनार के किले को कुछ दिनों तक घेरे रहा। परिणाम स्वरूप रिजल्ट यह निकला कि घेरने से कुछ दिन तक तो यह घेरे रहा, कुछ दिन तक तो कब्जा नहीं कर सका। कैसे भी सेना ने इसको रोका। फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने चुनार के किलों को भी कब्जा करने में कामयाब रहा। फिर अब आते हैं यहाँ से आया इसने गोंडवाना, जो कि बड़ा ही फेमस है अपने उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ से चलकर अब गोंडवाना में आए, जो कि गोंडवाना उत्तर प्रदेश, जो कि 1564 ईस्वी में यह युद्ध 1564 ईस्वी में यह अभियान इसने शुरू किया था। एक तरफ मुगलों की सेना हुआ करती थी, एक तरफ रानी दुर्गा हुआ करती थी। एक तरफ मुगलों की सेना, एक तरफ रानी दुर्गावती थी। तो ये रानी दुर्गावती वीर नारायण की माता थी और हालांकि इसमें भी मुगलों की ही विजय हुई थी। तो रानी दुर्गावती ने क्या किया, सोचा कि अब हम तो पराजित ही हो जाएंगे, हम मुगलों की सेना के हाथ ना मरकर स्वयं ही क्यों ना मर जाएं। तो इन्होंने क्या काम किया, अपनी तलवार को निकाला और अपने गर्दन को स्वयं काट लिया और आत्महत्या कर ली। तो यहाँ से रानी दुर्गावती की भी कहानी ख़त्म हुई। अब यहाँ से क्या काम हुआ कि मुगलों ने यहाँ से भी जीता। अब आते हैं अपने हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि बड़ा ही इतिहास में फेमस रहा करता है। तो हल्दी घाटी जो कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एक तरफ अपने महाराणा प्रताप हुआ करते थे और एक तरफ मान सिंह और आसफ खां थे। तो इसमें भी महाराणा प्रताप कुछ दिन तक तो संघर्ष किए और परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप की भी इसमें पराजय ही हुई। तो क्या हुआ कि इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई और यहाँ पर भी मुगलों की विजय हुई। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता मुगलों की यह थी कि ये शुरू में जितने भी अभियान किए, ये सभी में लगातार विजय ही पाए। इसीलिए इनका उत्साह बढ़ता गया और दूसरे युद्ध के लिए तैयार होते गए। तो अब आगे के क्या काम किए, गुजरात पर। अब इन्होंने गुजरात अभियान किया, जो कि 1572 से 73 में। अब यहाँ पर भी इन्होंने सफलता पाई। गुजरात अभियान तो अभी तक तो इनके अकबर के सेनापति और उसके कुछ व्यक्ति करते थे, सेनापति ही थे, व्यक्ति कहना यहाँ हमारी सॉरी इसके लिए। तो गुजरात अभियान पर अकबर स्वयं युद्ध करता है और चढ़ाई करता है और 1572 ईस्वी में गुजरात पर जीत कर वहाँ का एक स्थान सूरत पर कब्जा कर लेता है। ये गुजरात पर अभियान करके सूरत पर कब्जा कर लेता है। अब यहाँ भी इनको सफलता मिली। अब यहाँ से चलते चलते अपने आते हैं असीरगढ़ अभियान पे, जो कि 1601 ईस्वी में होता है। अपना असीरगढ़ अभियान 1601 ईस्वी में होता है और यह इसका अंतिम अभियान था। इसके परिणाम स्वरूप यह 1605 ईस्वी में अपने पुत्र के विद्रोह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह इसका अंतिम अभियान था, जो कि हमने बताया। और इस युद्ध के बाद अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है, जो कि इसका पुत्र के विद्रोह से इसकी मृत्यु होती है। और इसके बारे में कुछ कहा गया है, कुछ नहीं, ये वास्तविक बातें हैं कि इस अकबर एक अनपढ़ शासक हुआ करता था। फिर भी यह अपनी छवि इतिहास में छोड़ ही जाता है अपने कार्यों के लिए।
अनपढ़ शासक भले ही था, लेकिन मुगल वंश में सबसे कामयाब शासक यही अपना अकबर ही माना जाता है। तो ये क्या था, यह एक अनपढ़ शासक था और इसका एक शौक़ भी था। इसका एक शौक़ बड़ा ही बहुत ही शौकीन था इस चीज़ का, जो कि नगाड़ा हुआ करता था। ये नगाड़ा बजाने का बहुत ही शौकीन था। तो इतनी सी बातें हम उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। और हम बात करते हैं अब इसके चित्रकला के बारे में। बात करते हैं भैया इसके चित्रकला के बारे में। तो इसके 3 प्रमुख चित्रकार थे जो कि बड़ा ही सजीव चित्रण किया करते थे। ये चित्रकार थे अपने अब्दुलसम्मद और दशावंत बसावंत। ये चित्रकार बहुत ही मशहूर हुआ करते थे, अब्दुलसम्मद, दशावंत और बसावंत। तो अब यहाँ से अब आते हैं इसके संगीतज्ञ के बारे में। इनके संगीतज्ञ थे एक बाज बहादुर, एक बैजू बावरा और तानसेन को हमारे तानसेन को कौन नहीं जानता, जो कि इन्हीं के नाम से रिवार्ड भी दिया जाता है, अपने एमपी के थे। तो इन्हीं के नाम से रिवार्ड भी दिया जाता है। ये गायकी में बड़े ही मशहूर थे। कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में ये गाया करते थे तो जो है बुझी हुई चिरागे जल जाया करती थी और कांच की खिड़कियाँ जो हुआ करती थी अपने आप चटक जाया करती थी, चूँकि इनके गायकी में अनुनाद बड़ा ही था। तो तानसेन बहुत ही फेमस गायक हुआ करते थे और इनके एक गुरु भी थे हरिदास। कहा जाता है कि हरिदास इनसे भी बड़े गायक थे। तो वो भी अकबर के दरबार में हालांकि नहीं आया करते थे, लेकिन माना जाता है कि अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो तानसेन, बैजू बावरा और बाज बहादुर ये 3 शासक हुआ करते थे। शासक नहीं संगीत, ये 3 संगीतक हुआ करते थे अपने अकबर के दरबार में। अब बात करते हैं अपने इसके सबसे महत्वपूर्ण 9 रत्नों के बारे में। इसके 9 रत्नों के बारे में सबसे पहले तो अपने आते हैं तानसेन। सबसे पहले भैया आते हैं अपने तानसेन, जो कि इनका वास्तविक नाम हुआ करता था रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, जो कि अपनी गायकी में बड़ा ही नाम किया। तो रामतनु पांडे के गुरु भी हम बताएं कि रामतनु पांडे के गुरु थे हरिदास। रामतनु पांडे के गुरु थे हरिदास मेरे भैया। और इनकी उपाधि एक बड़ी ही मशहूर थी, कंठा भरण वासी विलास। हमको याद रखना है, इनकी उपाधि बड़ी ही मशहूर थी, कंठा भरण वासी विलास। कंठा भरण वासी विलास इनको उपाधि भी दी गई थी। और इनकी कुछ कृतियां हैं, रचनाएं भी हैं, जो कि मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग। मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग इनकी रचनाएं बड़ी ही फेमस हैं। मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग और कंठा भरण विलास इनकी प्रमुख उपाधि थी। और इनका नाम था वास्तविक नाम रामतनु पांडे। इतनी सी बातें थी हमारे तानसेन भैया की। अब बात करते हैं अपने बीरबल की। इनका वास्तविक नाम भैया महेश दास था। अपने बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, जो कि बीरबल के बारे में कहा गया था यह एकमात्र हिंदू था जिन्होंने दीन ए इलाही को अपनाया था। यह एकमात्र हिंदू था जिन्होंने दीन ए इलाही को अपनाया था। इसका वास्तविक नाम महेश दास हुआ करता था और इनको एक उपाधि दी गई थी, जो कि परीक्षाओं में बड़ा ही पूछा जाता है। इनकी उपाधि थी कविराज। इनको भी एक उपाधि दी गई थी कविराज को। बीरबल को एक उपाधि दी गई थी कविराज, जो कि बड़ा ही कविता कहने में बड़े ही मशहूर थे। तो ये तो रही बीरबल से संबंधित बातें। अब हम बात करते हैं अपने अबुल फजल की। अबुल फजल भी बड़े फेमस हुआ करते थे। ये भी इनके 9 नवरत्नों में से एक थे। तो अबुल फजल का जन्म भैया अपने नागौर में हुआ था। अबुल फजल का जन्म अपने नागौर में हुआ था। उसके बाद इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। और इसके बाद जो आएंगे फैजी, इन्हीं का अपना छोटा भाई हुआ करता था। फैजी का छोटा भाई अपना अबुल फजल था। तो इतनी सी बातें थे अपनी अबुल फजल के बारे में। अब बात करते हैं फैजी जो कि हम बताए ना, जितनी बातें हम अबुल फजल के बारे में बताएं वही विशेषता अपनी फैजी, वही पिता भी इनके थे। और ये अब फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई हुआ करता था। इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं अबुल फजल की, जो कि आईने अकबरी पूछी जाती है। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? तो अपने अबुल फजल ने लिखी थी इसको, अबुल फजल। तो अब बात करते हैं मान सिंह। अब हम बात करते हैं अपने मान सिंह भैया की, जो कि मान सिंह के बारे में उतना नहीं, बस इतना जानना है कि ये अब अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुआ करता था। और ये है अपना अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुआ करता था। और इसे ये एक बात और है, यह राजा भारमल का पुत्र हुआ करता था। यह राजा भारमल का पुत्र हुआ करता था। राजा भारमल एक राजपूत राजा हुआ करता था मेरे भैया। राजा भारमल ही सबसे पहले अकबर के ऐसा राजपूत था जो कि सबसे पहले अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की थी और
स्वाधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था, जो कि जोधाबाई थी इनकी पुत्री। अब हम बात करते हैं अपने टोडरमल की। तो टोडरमल के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, यह भूमि सुधार से संबंधित है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए भूमि सुधार से संबंधित अकबर का कौन सा नवरत्न था, तो वो था टोडरमल। इनको भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं अपने अब्दुल रहीम खान ए खाना की। अब्दुल रहीम खान ए खाना जो कि इनके पिता का नाम बैरम खां था, इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो कि अकबर के संरक्षक हुआ करते थे। अकबर का अगर सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा अकबर के शासन व्यवस्था में, तो वो अपना बैरम खां ही था। चूँकि बैरम खां जो था ये जब 14 वर्ष के हुआ करते थे तभी से इनकी मदद कर रहा था अपना बैरम खां। तो ये अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खां का पुत्र हुआ करता था, और इनकी माता का नाम सलीमा बेगम था। चूँकि जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो इसकी विधवा पत्नी से अपना अकबर शादी कर लेता है। अब इसके पिता का नाम भैया हम बताएं बैरम खां, और इसकी कुछ विशेषता, इसको जो है खाना की उपाधि भी दी गई थी। अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई थी, जो कि गुजरात विजय के उपरांत इसको खाना की उपाधि दी गई थी। गुजरात विजय के उपरांत इसको खाना की उपाधि दी गई थी। अब अपने अगले आते हैं हकीम हुकाम, जो कि ये रसोई घरों से संबंधित इनका काम था, खाना बनाना। जितना भी रसोई घरों का काम हुआ करता था ये हकीम हुकाम अपने संभाला करते थे। फिर हम बात करते हैं अपने 9वें लास्ट नवरत्न के बारे में, मुल्ला दो प्याजा। अब इनका नाम मुल्ला दो प्याजा क्यों हुआ करता था? चूँकि इनके बारे में कहा भी जाता है कि ये खाने में प्याज, 2 रोटी और प्याज के बड़े शौकीन थे। ये प्याज के बड़े शौकीन थे, ये प्याज बहुत ही खाया करते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा मुल्ला दो प्याजा। इतनी सी बातें उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी नवरत्न से संबंधित। अब बातें हम करते हैं अकबर के प्रमुख कार्य, जो कि बहुत ही पूछा जाता है कि अकबर के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो ये सर्वप्रथम क्या करता है, दास प्रथा का अंत कर देता है। दास प्रथा का अंत कर देता है, जो कि हालांकि माना जाता है दास प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय और अपने विलियम बेटिंग 1829 ईस्वी में पूर्णतः कर देते हैं, पूर्णतः ही अंत कर देते हैं। तो दास प्रथा, लेकिन कोशिश भी अपना अकबर करता है 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करने का। फिर भी बीच में अकबर की मृत्यु के पश्चात फिर से दास प्रथा चलती है। तो अपना 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेटिंग के साथ मिलकर इस दास प्रथा का अंत कर देते हैं। तो अब बात करते हैं अपने 1562 ईस्वी में अकबर की हरम दल से मुक्ति हो गई। अकबर की हरम दल से मुक्ति कैसे हुई दोस्तों? ये अकबर जो था ना पेटीकोट शासन के बाद हरम दल में चला जाता है। पेटीकोट शासन के बारे में हालांकि हमने बताया था कि पेटीकोट शासन में महिलाओं का शासन हुआ करता था। महिलाओं का शासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती महामनगा और उनकी एक पुत्री भी हुआ करती थी जीजी बानो, जो कि महामनगा और बैरम खां सबसे इसके करीबी अकबर के हुआ करते थे। और बीजी बानो वो जो अपनी बैरम खां और ये अपना जीजी बानो की माता महामनगा, इनके बीच टकराव हुआ करता था, और इन्होंने अपने पुत्री का इस्तेमाल जीजी बानो का करके अकबर को अपनी ओर आकर्षित किया था। तो वो तो हमने बताया था। अब बात करते हैं 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की। अभी तक तो तीर्थ यात्रा पर भी कर लगाया जाता था, लेकिन अब ये पर अपना अकबर आता है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर देता है। अब फिर से 1564 ईस्वी में जजिया कर की भी समाप्ति कर दी गई, और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, जो कि बहुत ही पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो 1571 में अपने अकबर ने की थी। अब बात करते हैं 1573 ईस्वी में, जो कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण हुआ था अकबर के द्वारा 1573 ईस्वी। अब बात हम अगली करते हैं 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था। अब 1579 ईस्वी में इन्होंने मजहर की घोषणा की थी। 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त की स्थापना की थी, जो कि इस दहसाला बंदोबस्त के लिए जाना जाता है अपना टोडरमल। इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है दहसाला बंदोबस्त में। अब हम बात करते हैं 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की गई अपने अकबर के द्वारा, और फिर 1583 ईस्वी में एक संवत भी चलाया था, जो कि इलाही संवत था। और 1550 ईस्वी में अपने राजधानी को परिवर्तित करके लाहौर में राजधानी परिवर्तित किया था, अपने राजधानी को लाहौर ले गया था।
ये थी कुछ अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, कुछ छूटे हुए प्रश्न थे। तो इन्होंने आगरा का किला भी बनवाया था। हालांकि जब ऑप्शन में आ जाता है कि आगरा का किला कौन बनवाया था, तो हमारा दो ही शासक पे सबसे पहले ध्यान जाता है, एक अपने ताजमहल के निर्माता शाहजहाँ और एक अपने अकबर के बारे में। तो इनके बारे में हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आगरा का किला अपने भैया बनवाए थे अकबर, और इलाहाबाद का किला भी अकबर बनवाए थे, और लाहौर का किला भी अकबर बनवाए थे, और हुमायूं का मकबरा तो अकबर बनवाए थे जो कि हुमायूं ये अकबर के पिता हुआ करते थे, जो कि सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। और हुमायूं के बारे में तो हमने काफ़ी बातें बताई थी, सारा वीडियो पड़ा है हुमायूं का। और ये अपनी लास्ट आती हैं जोधाबाई का मकबरा। जोधाबाई का मकबरा भी बनवाया था अकबर ने। जोधाबाई के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि ये राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी। हमने पहले बताया कि पहला राजपूत राजा अपना भारमल ही था, जो कि अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार किया था और अपनी पुत्री का विवाह अपने अकबर के साथ किया था। तो ये जोधाबाई जो है बड़ी ज़िद्दी थी। जोधाबाई बड़ी ज़िद्दी थी भैया। इन्होंने कहा कि हम अकबर के साथ शादी नहीं करेंगे, और जोधाबाई काफ़ी सुंदर भी थी। तो अकबर देखकर इसको आकर्षित हो जाता है, तो बोला जोधाबाई से कि आखिर तुम हमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। तो जोधाबाई बोली, हम तुमसे शादी तभी करेंगे जब तुम अपने महल में हमारे लिए एक मंदिर बनाओगे। तो अकबर यार हक्का बक्का हो जाता है, बोलता है कि हालांकि अकबर तो एक मुस्लिम शासक हुआ करता था ना, उसके दरबार में कैसे मंदिर बन सकती है। तो इसने कहा, जोधाबाई ने कहा, अगर हम आपसे तभी शादी करेंगे जब आप अपने दरबार में एक मंदिर बनवाएंगे। तो ये बोला यार ये जोधाबाई तो अपनी बड़ी ज़िद्दी लड़की है, इसको पाना बड़ा ही कठिन है। तो ये जोधाबाई से इतना प्रेम करता था, तो इसके लिए तैयार हो गया। बोला कि चल ठीक है, हम तेरे लिए मंदिर बनवाते हैं अपने दरबार में। तो इसने मंदिर बनवाया, तब जोधाबाई से इसने शादी की। चूँकि ये मंदिर अगर ना बनवाता तो उससे अकबर और जोधाबाई के दरमियान कुछ फासले ही रह जाते, और उन फासलों में नज़दीकियाँ आना बड़ा ही मुश्किल था। तो ये तो बातें थी अपनी अकबर की। आइए एक बार फिर से रिकवर कर लेते हैं। तो अकबर के प्रमुख अभियान में पहले मालवा का अभियान 1561, बाज बहादुर का अभियान, चुनार अभियान ये बाज बहादुर और आसफ खां हुआ करते थे इसमें। और बाज बहादुर की इसमें पराजय होती है और आसफ खां की जीत होती है। और चुनार अभियान 1561 ईस्वी में, जो कि आसफ खां चुनार पर कब्जा कर लेता है। गोडवाना जो कि उत्तर प्रदेश में 1564 ईस्वी को इस पर अभियान हुआ था। मुगल सेना एक तरफ थी, एक तरफ दुर्गावती, जो कि दुर्गावती की पराजय हुई थी। और एक था हल्दी घाटी, जो कि इतिहास में बड़ा ही फेमस हुआ करता था हल्दी घाटी। ये एक तरफ महाराणा प्रताप थे, एक तरफ मुगलों की सेना थी। इसमें युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप की पराजय हुई। और गुजरात अभियान 1572 से 1573 ईस्वी में। 1572 में अकबर गुजरात पर आक्रमण करके सूरत को अपने अधीन कर लिया। अब असीरगढ़ इसका अंतिम आक्रमण भैया 1601 ईस्वी में हुआ करता है। इस युद्ध के बाद 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और यह एक अनपढ़ शासक हुआ करता था। अब बात करते हैं इसके चित्रकला की। चित्रकला में 3 ही चित्रकार बड़े फेमस थे, अब्दुलसम्मद, दशावंत, बसावंत। ये तीन चित्रकार बहुत ही मशहूर हुआ करते थे भैया। और हम बात करते हैं इसके संगीतक, बाज बहादुर, बैजू बावरा, तानसेन के बारे में हमने बातें बताई। अब बात करते हैं इनके नवरत्न भैया। नवरत्न है तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फैजी और मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम, खाने खाना और हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, जिसके बारे में अभी हमने आपको डिटेल से बताया कि उपाधि कौन किसकी थी, कौन किसकी रचना थी, कौन किसका वास्तविक नाम था। सारी बातों को हमने आपको डिटेल से बताया। अब बात करते हैं अकबर के प्रमुख कार्य के बारे में फिर से। तो सबसे पहले इसने दास प्रथा का अंत किया। हालांकि कोशिश तो इसने बहुत पहले किया, लेकिन बाद में फिर ये दास प्रथा शुरू हो गई थी। और 1829 में इसका राजा राम मोहन राय और विलियम बेटिंग ने पूर्णतः अंत कर दिया। अब 1562 ईस्वी में अकबर की हरमदल से मुक्ति हो गई, जो कि पेटीकोट शासन था। और ये 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। 1564 ईस्वी में जजिया कर की भी समाप्ति कर दी। और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण। तो अब बात करते हैं 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने का निर्माण किया। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की। 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त की स्थापना की। और 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की। 1583 ईस्वी में
इलाही संवत की शुरुआत इसने किया और 1585 ईस्वी में लाहौर के में अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। और इसके कुछ अन्य कार्य थे। आगरा का किला निर्मित किया इसने, इलाहाबाद का किला को भी निर्माण किया इसने, और लाहौर का किला भी इसने निर्मित किया। और लास्ट में अपना हुमायूं जो है, हुमायूं के मकबरे को भी इसने निर्माण किया। और जोधाबाई जो कि इसकी पत्नी हुआ करती थी, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रेमिका, तो इसने जोधाबाई के भी मकबरे का निर्माण किया। हालांकि हम